अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है चक्कर लगाता, रास्ता काटता, हारन बजाता हजीरा जिला पूंछ आजाद कश्मीर का केस, जब रूहानी बाप तालिबा पर लट्टू हो गया। मियां चन्नू का गांव तलंबा, अंधेर नगरी चौपट राज। मियां चन्नू जिला खानेवाल का केस, भत्ताखोरी से कत्ल तक। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियारबाज। आंखों पर जज्बात की पट्टी बंध जाए तो इंसान अपने साथ दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। यह केस है आजाद कश्मीर का। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। जिला पूंछ का हल्का LA-17, जहां वाक़े है मौजा डिंगा क्षेत्र। खूबसूरत नज़ारों, बल खाती पगडंडियों और सरसब्ज पहाड़ों पर मुश्तमिल ये इलाका कुदरत का हसीन तोहफा है। यहाँ अमन है और सुकून। इस इलाके में रहता है एक ही कबीला जिसका नाम है जिन्हाल। मगर एक दिन इस इलाके का सुकून टूट गया और सब्र का दामन लोगों के हाथों से छूट गया। जून की 28 तारीख को मौजा डिंगा क्षेत्र जिला कोटली में क्या हुआ? डिंगा क्षेत्र में आबाद है जिन्हाल कबीला और सब लोगों की आपस में है रिश्तेदारियां। एक बरादरी से ताल्लुक रखते हैं ये लोग, एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ जो मिडिल और हाई स्कूल कायम हैं, वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। इसी स्कूल में पढ़ाता था फैयाज वल्द करामत हुसैन का गांव हमरोकन डिंगा क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर है। MA पास ये नौजवान पढ़ाता था करीबी हाई स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर। इसी स्कूल में तालिबा थी नबीला दुख्तर अब्दुल अजीज। फैयाज की नजर जब नबीला पर पड़ी तो टिक टिक करने लगी दिल की घड़ी। फैयाज उस पर लट्टू हो गया। नबीला पढ़ती थी 8वीं जमात में। फयाज एक मुअल्लिम था, एक टीचर। उससे एक ऐसा काम सरजद हुआ जो एक मुदर्रिस एक मुअल्लिम को ज़ेब नहीं देता। इसका अंजाम बुरा ही होना था। किस किस को ना जाने क्या क्या खोना था। नबीला जिस रास्ते से घर जाती, फैयाज के घर की सड़क भी उधर को जाती। वो जब रास्ता गुजरती तो फैयाज वहां से अक्सर कई चक्कर लगाता और आते जाते मोटरसाइकिल का हारन बजाता। नबीला का घर भी सड़क के इंतहाई करीब था। फैयाज कभी नबीला के घर के सामने आ जाता और मोटरसाइकिल का हारन बजा बजा कर अपनी मौजूदगी के बारे में बताता और कभी जोर जोर से मोटरसाइकिल को रेस देता। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, वहाँ से गुजरे 3 आदमी, हम बेंच पर बाहर बैठे हुए थे। क्लैशनकोव का मुंह ऐसे ही था मेरी तरफ। वहाँ 5 मिनट खड़े रहे, हार्न बजाते रहे। हार्न बजाने का मकसद वायद यह था कि ये बोलें कि क्यों तू हार्न मारना है। आस इन्हें की पार जान एक गोली ने निशाना। आस डर के मारे उसके सामने नहीं आसे जमीन देखने लगी पिया, चला गया। नबीला 8वीं जमात के बाद घर की हो गई और फैयाज की किस्मत जैसे सो गई। वो अपनी हरकतों में बढ़ गया।
नबीला के घर के सामने बनी दुकानों वाले उसकी हरकतों से चिढ़ने लगे, मगर वो कोई लड़ाई लेना नहीं चाहते थे। मोहल्ले में चहमगोइयां चल रही थीं। इस बात से नबीला के घर की औरतें जल रही थीं। उन्होंने सड़क की तरफ वाली दीवार को ऊंचा कर दिया, मगर इस बात से भी मसला हल नहीं हो सका। नबीला का बाप अब्दुल अजीज मेहनत मजदूरी की खातिर परदेस गया हुआ था। अब्दुल अजीज सऊदी अरब में काम कर रहा था और घराने का पेट भर रहा था। उसने इस सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपने भांजे वकास के साथ उसका निकाह करवा दिया। अक्टूबर 2010 नबीला पिया घर सधार गई। वो शादी के तीसरे दिन अपने शौहर के साथ मैके आई और पूरे घर ने एक बार फिर उसकी शादी की खुशी मनाई। मगर उसकी अचानक शादी ने फैयाज को आपे से बाहर कर दिया था। उसने नबीला को अगवा करने का मंसूबा बनाया। रात के 3 बजे फैयाज अपने दोस्तों के साथ आ धमका नबीला के घर। वो असलहे से लैस था। उसने फायरिंग शुरू कर दी और नबीला के घर वाले जाग गए। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। ये देखा तो फैयाज भी भाग गया और उसके साथी भी। नबीला के घर वालों ने वाक़े की FIR थाना हजेरा में दर्ज करा दी, मगर पुलिस ने न कोई नोटिस लिया न कार्रवाई की। शायद इसलिए कि फयाज और उसका घराना ज्यादा बाअसर था और नबीला और उसके खानदान वाले कमजोर और गरीब। नबीला पर एक के बाद दूसरी आफत टूटने लगी। कभी फैयाज साथियों के साथ धमकियां देने चला आता, और कभी उसका कोई हरकारा उसका पैगाम लाता। फैयाज एक ही पैगाम भेजता था कि वो नबीला और उसके शौहर को कत्ल कर देगा। नबीला चुप चुप रहती और किसी से कुछ ना कहती। उसका सारा घर अजाब से दोचार था और इस सारे मामले में नबीला का सिर्फ इतना कसूर था कि वो जवान भी थी और खूबसूरत भी। इसी दौरान नबीला के शौहर को मिल गई परदेस में नौकरी और वो चला गया दुबई। नबीला ने अपने ससुराल में रहना ही बेहतर समझा, मगर फिर आ गया 28 जून 2011 का दिन। फैयाज अचानक उसके घर आ गया और गली से ही आवाज लगाई कि वो सामने है, नबीला को बाहर निकालो। घर की कुछ औरतों ने बाहर आकर कहा कि नबीला यहाँ नहीं है। फैयाज जो उस्ताद की हैसियत से बहुत नीचे गिर चुका था, कहने लगा मैं तलाशी लूंगा। वो बगैर पूछे घर में दाखिल हो गया। वो एक एक कमरे में जा रहा था और चीजों को अपने हाथ में पकड़ी राइफल से पीछे हटा रहा था। यूं लगता था जैसे वो नबीला को मार ही डालेगा। फिर एक कमरे के कोने में नबीला दुबकी हुई नजर आई। फैयाज को देखते ही वो चीखी चिल्लाई, मगर फैयाज ने एक ना सुनी। वो उसे बाजू से घसीटता हुआ घर से बाहर गली में ले आया और तमाशा बनाया। घर की औरतें रोकने की कोशिश कर रही थीं, मगर फैयाज और उसके चंद साथियों के सामने उनकी एक न चल रही थी। चुपचाप सब कुछ देख रहे थे गली में खड़े पड़ोसी और हमसाए। किसी में हिम्मत न थी कि जाए और मजलूम की इस जालिम से जान छुड़ाए। ये देखा तो एक बहुत बूढ़े शख्स चाचा मुंशी खान ने फैयाज को ललकारा और नबीला को छुड़ाने के लिए हाथ मारा, मगर फैयाज की राइफल से निकलने वाला बस उसको शदीद जख्मी कर गया। फायरिंग की आवाजें सुनकर नबीला के 2 चचा शफी और खालिद राइफलें लेकर आ मौजूद हुए। उन्हें देखते ही फैयाज और उसके साथियों ने नबीला को वहीं छोड़ लगा दी दौड़। हम बात कर रहे हैं कोटली आजाद कश्मीर से आए नबीला केस की।
इसके आगे का अहवाल जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं कोटली आजाद कश्मीर से आए नबीला केस की। देखते हैं इसके आगे का अहवाल। मुझे भागने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे छोड़ दिया और वो सरदार ने फायरिंग शुरू की, वो भाग गया और चाचू ने फायरिंग शुरू की और वो भाग कर निकल गया घर से। खालिद और शफी ने उसके पीछे फायरिंग की। फैयाज और उसके साथी भी दरख्तों के दरमियान छुपे फायरिंग कर रहे थे। आधे घंटे तक होने वाली ये फायरिंग फिर अचानक बंद हो गई। सब लोग घरों में छुप गए थे कि गोली न जाने कहां से आ जाए। फिर फैयाज के एक साथी ने उसे पुकारा तो जवाब ना आया। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो फैयाज को कहीं ना पाया। थोड़ी देर बाद कुछ राहगीरों ने एक पगडंडी के किनारे फैयाज को पाया। वो मर चुका था। कोई अंधी गोली उसे मौत की नींद सुला चुकी थी। कत्ल के पैगाम भिजवाने वाला खुद कत्ल हो चुका था। वो उसे जानते थे। उन्होंने फोन किया फैयाज के बाप करामत को। वो अपने साथियों के साथ आया और बेटे को मुर्दा पाया। थाना हजेरा की पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच गई और फैयाज की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा पहुंचा दी गई। मगर करामत हुसैन इंतकाम में भरा नबीला के घर की तरफ चल पड़ा। पुलिस भी उसके साथ थी। उसने नबीला के खानदान वालों के घरों को चुन चुन कर आग लगानी शुरू कर दी और पुलिस सब कुछ देखती रही। घरों की औरतों और बच्चों ने जंगल में छुपकर अपनी जान बचाई। नबीला के सारे घर वाले और ससुराली घर बदर कर दिए गए। उनके घरों को लूट लिया गया और सामान बाहर निकाल के उनके घरों को आग लगा दी गई। उसी टीम के आदमी जिसले हम पुलिस के डर के मारे नस गए, तो वो पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने मेरी दुकान लूट मार करके माल गाड़ियों पर के ले गए। के बाद जो है इधर बहुत ज़्यादा फायरिंग वगैरह हुई। इसके बाद हम घरों में अंदर चले गए। फिर रात को पुलिस के आने के बाद भी तो वाक़यात हुई थी। जब हम घर से बाहर निकले तो इधर चारों तरफ आग लगी। अच्छा। तो फिर हम लोग जो है इधर घर में ही रहे। नबीला के घर वाले अपनी जान बचाने जंगल की तरफ भाग निकले और पुलिस उन्हें पकड़ने उनके पीछे लग गई। हमारे पीछे लगे गए वैसे पुलिस वाले कि इनको पकड़ो, इनने बंदा एक मार दिया। पुलिस सारे काम में करामत के साथ थी। नबीला का दादा जो वकुआ के 21 दिन बाद गांव आया, इस सदमे को न सह सका और हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक फैयाज मुसल्ला नहीं था। अगर वो मुसल्ला नहीं था तो मुंशी खान को फायरिंग करके जख्मी किसने किया? क्या पुलिस डबल गेम कर रही है? तो तरफा फायरिंग यहाँ ये कहा जाता है मुल्ज़मान के एंड से कि मकतूल ने भी फायरिंग की है। तमाम हमें मौके से उसका कोई हथियार रिकवर नहीं हुआ है और जहाँ तक मकानात वगैरह जलाए गए हैं उसका पर्चा दर्ज किया हुआ है और मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने नबीला और उसके खानदान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चाचा मुंशी खान जो फैयाज की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ था, कोई एफआईआर उसकी तरफ से दर्ज न हुई। न पुलिस ने जलाओ घेराव के खिलाफ पर्चा काटा। पुलिस आई थी, पुलिस इधर बैठी रही। बस रात का वक्त था, तकरीबन 8-9 का टाइम था। तो उसके बाद वो इधर ऊपर जाते तो फिर वापस आ जाते, फिर इधर नीचे जाते, लेकिन कोई ऐसा कोई आदमी वगैरह कोई गिरफ्तार किया ही जाता।
फिर यही जो है इधर जाते हैं उधर रहते हैं। तो हम लोग जो है दिन को तकरीबन ये वाक़या सुबह 8-9 बजे हुआ। तो उसके बाद हम अंदरों में जो है बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई इधर बिल्कुल हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए हम घर के अंदर ही चले गए। जब दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ने फयाज के घर वालों से बात की तो उन्होंने इस वाकये को सियासी रंग देने की कोशिश की और नबीला की बात को ही गोल कर गए। ये सियासी बेस की बुनियाद पर जो है ना हमारे भाई को कत्ल किया गया और मेरा भाई 28 जून को इधर से जा रहे थे और पीछे से इस साइड से जो है ना वो फायरिंग की, कलेशनकोव से फायरिंग की और नीचे भी एक मुलजिम बैठा हुआ था और उसने भी फायरिंग की और 9 बजे का यह वाक़या है। और उसके बाद जो है ना कि पुलिस 9 बजे का वाक़या है, 9 बजे मेरे भाई को कत्ल किया गया और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 बजे तकरीबन 1 बजे पुलिस आई। पुलिस जो है ना किसी को पुलिस ने आने नहीं दिया इधर और 1 बजे पुलिस आई और उसने जो है ना इधर से हमने डेड बॉडी उठाई और जो है ना वो उधर ले गया जीरा। फैयाज को शायद अपने जराइम की सजा कुदरत ने दे दी थी। इस बात की कोई तहकीक नहीं कि किसकी गोली से फैयाज की मौत वाक़ई हुई, मगर नबीला और उसके घर वाले अब दर बदर हैं। पुलिस ने उनके ज्यादातर मर्दों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने फैयाज के वरसा की तरफदारी में नबीला के घर वालों पर जमीन तंग कर रखी है, मगर दूसरी तरफ फैयाज के वरसा अपने बचाव के लिए पुलिस को इल्जाम देते हैं कि वो नबीला के घर वालों से मिली हुई है। 3 आदमी जो है ना गिरफ्तार हुए हैं और 3 बुरी जमानतें करवाई हैं और SPRF और फैसल शफी जो है ना जो चीफ मुलजम है और जो है ना जो पुलिस है उनको कोई नहीं गिरफ्तार नहीं करती। पहले भी हमने पर्चा करवाया था कि हमारे भाई को जो है ना कत्ल कर रहे हैं लोग, SP कत्ल करवा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कोई जो है ना उस पर अमल ना किया और उन्होंने कहा ये सब कुछ झूठ है, हमारे लोगों को दबा रहे हैं और जो भी कहते हैं वो कहते हैं, जो हम कहते हैं वही करो। ये फैयाज का भाई नदीम है। असल वाक़े पर पर्दा डालने के लिए नदीम ने सुनाई ये कहानी। बिला इश्तिहार फायरिंग करके मेरे भाई को कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के। सिर्फ SPRF और फैसल शफी इन लोगों की प्लानिंग की वजह से इन लोगों ने कत्ल बेरहमी से मेरे भाई का कत्ल किया और पुलिस 2-2.5 घंटे से डेड बॉडी पर रही। 15 मिनट का सफर है लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। 2.5 घंटे के बाद पुलिस आके पहुंची। तो ये पुलिस की मौजूदगी में भी ये लोग बिला इश्तिहार फायरिंग करते रहे हम लोगों पर और पूरे गाँव पे चढ़कर हम लोगों पर फायरिंग करते रहे। हम बेबसी के हाल में उधर खड़े रहे, किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। अभी तक वो जो चीफ मुलजिम है कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 62 लोग हैं, SP आरिफ साहब, फैसल शफी, उनकी प्लानिंग से काम हुआ है। वो लोग इस मामले में शामिल है लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जो 2-3 मुजरिम पकड़े हैं पुलिस ने वो भी किसी काम की असल मुलजिम है, चीफ मुलजिम है, पुलिस ने अभी तक उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा। SHO सैयद असद नकवी ने इसकी तरदीद की। 28/6/11 को डिंगा क्षेत्र के मुकाम फयाज वल्द करामत हुसैन नामी शख्स खानदानी एक लड़की के रिश्ता के तनाज़े पर से कत्ल हुआ है। ये इसका मंजर तकरीबन 8 माह से है। गुज़श्ता 8 माह से इनके दरमियान मुकदमात भी थे और ये रंजिश की वजह अनाद ये लड़की थी। और उसके बाद इसमें 12 आदमी को नामजद किया, 2 अनात में हैं और 10 दीगर मुलजमान को मौके पर बताया गया, जिनमें से 3 गिरफ्तार हैं, 3 की बेल बिफोर पर हैं और एक मुलजम जो है वो ख़ुद भी ज़ख्मी है जो ज़ेर इलाज है। दीगर 3 रुपोश हैं, उनकी तलाश के लिए कार्रवाई हो रही है। जो लोग हुए इलाका बदर और जल गए जिनके घर, उनका क्या होगा? पुलिस ऑलरेडी उनके घरों की हिफाजत कर रही है, मौजूद है। अगर कोई आना चाहता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्रोटेक्शन वहाँ मौजूद है। अगर आपने तौर पर कोई नहीं आना चाहता किसी वैसे तो फिर जबरन तो हम नहीं ला सकते हैं। अगर इस केस की दुरुस्त तहकीक न हुई तो हकायक को मस्क करके मजलूम को सजा दे दी जाएगी।
और जालिम साफ बच निकलेगा। नबीला पहुंची प्रेस क्लब और मीडिया से गुजारिश की कि वो सच की जीत में उसका साथ दे। मुझे पकड़कर भागने की कोशिश कर मुझे छोड़ दिया। सफदर ने फायरिंग शुरू की, वो भाग गया। चाचू ने भी फायरिंग शुरू की, वो भाग कर निकल गया घर से। प्याज में क्या हुआ तो सारे घर में बड़े उनकी कट्टी था जो भी सा कुको कासन कुको उनकी छुड़ाया चट्टी लगी। मुझे लगा यार उनकी सफदर गोली मारी। जब चाचू आया था, चाचू ने फायरिंग की, सफदर भी फायरिंग करने साथ प्याज के नहीं पता सफदर ने। जुर्म की दुनिया में पुलिस साथ हो तो मुजरिम को कौन छू सकता है। उस्ताद रूहानी बाप होता है, मगर जब वो अपने मकाम से गिर जाए तो कहीं का नहीं रहता। नबीला केस का क्या बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फयाज मर चुका है, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अपने मुकाम को पहचानिए और जुर्म का हिस्सा हरगिज ना बनिए, ताकि माशरा महफूज रह सके। ब्रेक के बाद देखिए मियां चन्नू का गांव तलंबा, अंधेर नगरी चौपट राज। मियां चन्नू जिला खानेवाल का केस, भत्ताखोरी से कत्ल तक। पाकिस्तान के अक्सर शहरों, खसूसन देही इलाकों में भत्ताखोरी कल्चर शरीफ शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। मियां चन्नू से भत्ताखोरी का एक केस दर्ज हुआ पुलिस फाइल में। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। मियां चन्नू जो वाक़े है जिला खानेवाल में, तारीखी शहर मुल्तान से 96 किलोमीटर के फासले पर, मशहूर है ज़रई आलात बनाने और कॉटन की पैदावार के लिए। ये शहर बसा है मशहूर सूफी हजरत बाबा मियां चन्नू के नाम पर, जिनका मज़ार है शहर से शुमाल मशरिक में 2 किलोमीटर के फासले पर। इसी शहर के नवाही इलाके तलंबा की हुदूद में है गांव 28 BR। मुअज्जम उर्फ मास्टर बॉबी भत्ताखोरी है जिसका रोजगार। मास्टर बॉबी 28 BR का नामी ग्रामी बदमाश, जिसके साथी अहमद उर्फ आमी चिड़ियाना की 100 से ज्यादा मुकदमात में थी पुलिस को तलाश, इसी गांव का है। मोटी मोटी मूछों वाला मास्टर बॉबी सीना तान कर निकलता बाजार में और शरीफ लोगों से भत्ता लेता। जो पैसा ना देने के लिए बहाने लगाता तो मुअज्जम उर्फ मास्टर बॉबी उसे गर्दन पर 2 हाथ टिकाता। पुलिस भी उससे डरती थी, इसीलिए गिरफ्तार न करती थी और उसके रास्ते से हटकर गुजरती थी। उसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। अगर कुछ उसको अजीज था तो सिर्फ पैसा, और मास्टर बॉबी पैसे के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी गांव का है इसहाक वल्द नूर मोहम्मद। एक दिन मास्टर बॉबी ने इसहाक के बेटे फैयाज को खेतों में काम करते देखा तो उसके पास गया और उसे कहा कि 6 लाख का भत्ता लाए। फैयाज ने लाख बहाने बनाए कि अपनी जान छुड़ाए, मगर मास्टर बॉबी ना माना। उसने फैयाज से कहा कि 2 जुलाई को खुद आना और 6 लाख लाना, वरना जान से जाना। फयाज एक गरीब मेहनतकश था। वो 6 लाख कहां से देता? वो पैसों का इंतजाम नहीं कर सका और भत्ता देने का दिन आन पहुंचा। 2 जुलाई 2011 फैयाज परेशानी के आलम में अपने खेतों में काम कर रहा था। मास्टर बॉबी असलहे से लैस आ गया। जब फैयाज ने बताया कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ
तो मास्टर बॉबी शदीद गुस्से के आलम में उसे मारने लगा। फैयाज पिटता रहा और माफिया मांगता रहा। जब उसकी हालत गैर हो गई तो मास्टर बॉबी ने उसे खेतों में छोड़ा और चला गया। फैयाज के घर वाले उसे उठाकर तलंबा अस्पताल ले गए और थाना तलंबा में रपट दर्ज कराई। मगर मास्टर बॉबी के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया। मास्टर बॉबी की इन्हीं धमकियों और बदमाशियों की वजह से इसहाक ने अपने घर के कुछ जानवर बेचे और लाइसेंसी असलहा खरीदा। उसे अपने घर वालों की जान का खतरा था। फिर 5 जुलाई की तारीख आई। मास्टर बॉबी अपने इश्तिहारी साथियों के साथ पहुंच गया फैयाज के घर। जब घर में सिर्फ औरतें थीं, उसने औरतों को गालियां बकीं और धमकियां दी। कहा कि कल वो आएगा और 6 लाख हर कीमत पर लेके जाएगा, वरना 2-4 बंदे फड़काएगा। अगले दिन मास्टर बॉबी अपने यार आमी चिड़ियाना इश्तिहारी के साथ फैयाज के घर के बाहर पहुंचा और जोरदार आवाजों में उसे धमकियां देनी शुरू कर दी। कोई जवाब न मिला तो अचानक फायरिंग शुरू कर दी। आजम, इसहाक का 14 साला बेटा, बाहर ही खड़ा था। एक गोली उसके पेट में लगी। शोर मच गया कि लड़का मर गया। ये सुना तो फैयाज और उसके कजन अपना असलहा निकाल लाए और मास्टर बॉबी पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली आमी चिड़ियाना को और एक लगी मास्टर बॉबी को। आमी मौके पर दम तोड़ गया और मास्टर बॉबी का जहन भी काम छोड़ गया। वो जमीन पर गिर गया। बाकी इश्तिहारी भाग गए। 6 लाख रुपए ने साढ़े नाल आके पत्ता मंगया। जो असीं पत्ता नहीं दे सके, इन्हें मेरे मामू नूं, मेरे भाई नूं बाहर डेरे ते जाके मारिया। 4 बंदे 5 इस दे नाल होर ने नाहक मारिया। 2 दिन ठहर के तीसरे दिन फिर घर आके इन्हें हमला किया। आके बंदियां दे नाल फायरिंग की। उत्थे आके इसने गाली गलोच किया। जनानियां सी, मर्द घर कोई नहीं सी। उस तो बाद अगले दिन फिर आके रावी दे उत्तों चिड़ियाने नूं नाल लैके आमी कुंजी जिहड़ा 100 मुकदमे दे विच इश्तिहारी है, वो बंदा नाल सी। उस दे नाल हनीफ ही सी, हनीफ वाल अब्दुल्ला चिड़ियाना। उस दे नाल होर 7-8 बंदे सन। इन्हां बंदियां नाल लैके बॉबी ने आके हमला किया। जो बॉबी ने हमला किया, उनका फैर मेरे कजन नूं लग्या, मामे दे लड़के नूं फैर लग्या। जो उन्होंने फैर लग्या, इन्हें आमी ने आख्या कि वह कंजरा उन्हां दा बंदा मर गया। जो बंदा मर गया ने बॉबी ने फैर उन्हें मारिया। आमी नूं फैर मार के उसनूं इत्थों जिंदा चुक के ले गए ने। अगे जाके इन्हें कहा कि बंदा उन्होंने मार दिता। ना हक साडे उत्ते कतल पै गया। पुलिस आई और मास्टर बॉबी और आजम को अस्पताल पहुंचाया। आजम मरने से बच गया। पुलिस ने फयाज और उसके 2 रिश्तेदारों को एक इश्तिहारी के कत्ल में 302 लगाकर जेल भेज दिया। मास्टर बॉबी और उसके एक साथी नजीर को भी बाद में जेल भेज दिया गया। मगर मास्टर बॉबी का भत्ताखोरों और इश्तिहारियों का नेटवर्क इतना मुनज्जम था कि वो जेल से ही मुसलसल अपने साथियों से राब्ते में था। उसी के इशारे पर आमी चिड़ियाना का इंतकाम लेने की ठान ली गई। रियाज वल्द इसहाक इसी केस में पेशी भुगत कर कचहरी से वापस आ रहा था। रास्ते में मास्टर बॉबी और आमी के साथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने रियाज पर फायरिंग की और एक फायर उसकी टांग में लगा। रियाज के गिरते ही इश्तिहारी भाग निकले। ये साढ़े उत्ते जिहड़ी 302 लगी पई है, जिंदे विच मेरे भाई, मेरा मामू, उसका लड़का जिहड़ा नाहक जेल दे विच इस टाइम पे हुए ने। फिर उस तो बाद मैं इन्हां नूं तरीक तो पेशी तो आ रहा सी मेरे उत्ते। फिर बॉबी ने उत्थे बैठ के हमला करवाया। सारी प्लानिंग उत्थों बैठ के कर रहा है। इनकी गैंग बड़ी वड्डी है, इश्तिहारी है, मुजरमान भी इत्थे सारी सरकोबी खुद कर रहा है। वारदात की FIR थाना सिटी में दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्थे जो मेरे ते चन्नू हमला करवाया, उसका मैं पर्चा दिता। मेरा पर्चा भी काफ़ी देर बाद पुलिस ने किया। उस मेरे को पैसे वगैरह भी लै गए। वो भी उन्होंने नहीं किया कि तेरी डकैती नहीं बनती, उन्होंने पैसे लै गए। मैं इस चीज़ का भी हल्फ देना, या मैंने पुलिस वाले इस चीज़ का हल्फ दे दें कि मेरे को इस चीज़ नहीं हुई।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖੁਦ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं ਕੀਤੇ। 10 सितंबर 2011 फैयाज के रिश्तेदार शकील और रमजान शहर जाने के लिए घर से निकले। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार जब बाईपास के नजदीक पहुंचे तो मास्टर बॉबी के साथियों ने उन्हें घेर लिया। वो असलहे से लैस थे। उन्होंने दोनों पर फायरिंग की। शकील वहीं दम तोड़ गया और अस्पताल के रास्ते में रमजान भी दुनिया छोड़ गया। अब इसहाक के घर में जमा हैं लोग और सुबह शाम बरपा है सोग। परसों ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਬੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਬੋਬੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ। 8-10 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਸੀ, ਬਨੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। लेकिन आज 3 दिन हो गया मुकदमा दर्ज किए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वजीर आला साहब इस चीज का नोटिस लवन। ये है अपने बेटे पर रोता मकतूल रमजान का बदनसीब बाप। मारते मेरे पुत्र, मैं गुनाह नहीं। ये बूढ़ी औरत है मकतूल रमजान की माँ और मकतूल शकील की सास। साडे कोलों 6 लाख मंगदा सी। असीं साए गरीब बंदे, दिहाड़ी टप्पे वाले, असीं कित्थों 6 लाख देंदे। साडे कोले 3 वारी 4 वारी आया वे मेरे बच्चे मरबे पे सन। ए बोबी मास्टर मंगदा सी। रमजान की यतीम बच्ची गोद में लिए ये उसकी बेवा है। और मैं देखो लोगों मेरे मन्ने देखो मैनू साफ चाहिए है, मैनू हुकूमत तो साफ चाहिए है। देखो मेरे वजीर आला मेरा इंसाफ करे, मेरा सोना रब मेरा इंसाफ करे। देखो मेरी मासूम बच्ची यतीम हो गई। पुलिस की सुस्ती और फराइज की अंजाम दही में गफलत भत्ताखोर और बदमाश पैदा करती है, जिसका नुकसान शकील और रमजान जैसे शरीफ लोग उठाते हैं। पुलिस ने इसहाक और उसके रिश्तेदारों को मजीद नुकसान से बचने के लिए गांव छोड़ने का मशवरा दिया। उन्होंने गांव छोड़ दिया और कहीं दूर अपने रिश्तेदारों के हाथ चले गए। तलम्बा यहाँ है अंधेर नगरी चौपट राज और मुजरिम दनदनाते फिरते हैं आज। ये गांव इंसाफ मांगता है, इंसाफ कौन देगा? दुनिया न्यूज की कोशिश के बावजूद पुलिस अपना नुक्ता-ए नजर बयान करने से माजरत कर चुकी है। अपने बचाव में फायर करने वाले 3 लोग जेल में हैं और मुजरिम आजाद। तो गरीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शहरी उस वक्त कानून अपने हाथ में लेते हैं जब पुलिस कुछ नहीं करती। एसपी मूसा आईजी पंजाब से अपील करता है कि गांव तलम्बा में होने वाले इस वाक़े की तहकीक करवाएं और मजलूमों को इंसाफ दिलवाएं। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, जहां मुल्क में एक तरफ डेंगू मच्छर ने अपने असरात से लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी आड़ में खास लोगों ने नया तरीका वारदात अपना लिया है। कैसे, आइए देखते हैं। आजकल घरों में मच्छरों की बहुतात की वजह से मच्छर मार दवा स्प्रे करने वाले ऐसे लोग और कंपनियां एक्टिव हो चुके हैं, जिनमें खवातीन भी होती हैं और मर्द भी। ये लोग गली मोहल्लों में मच्छर मार दवा स्प्रे करने वाली मशीन लेकर घूम रहे होते हैं।
कोई जाहिर करता है कि उसका ताल्लुक सरकारी इदारे से है और कुछ कहते हैं अपने आप को किसी प्राइवेट कंपनी के अहलकार। आजकल गली मोहल्लों में फिरने वाले ये लुटेरे अपनी मशीनों के जरिए घरों और गलियों में बेहोश करने वाली दवा का स्प्रे करते हैं, जबकि ये खुद अपने मुंह पर मास्क पहनकर बेहोश होने से बचे रहते हैं। इस तरह दवा के स्प्रे करने के 10 मिनट के अंदर अंदर घर वाले बेहोश हो जाते हैं। इस तरह उन्हें मौका मिल जाता है घरों को साफ करने और लूटने का, जबकि घरों में स्प्रे करने के लिए उनके साथ शामिल होती हैं कुछ औरतें जो घरों के अंदर जाकर लोगों को बेहोश करने का काम करती हैं। ऐसे खवातीनों हजरात को बिना शिनाख्त के अपने घर दाखिल होने की हरगिज इजाजत ना दीजिए, वरना ये आपके घर का सफाया भी कर सकते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।